प्यारे दोस्तों, शिक्षाविद प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज अपन क्लास 10 लेसन नंबर 2 और आज इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे लवण। आपके 10वीं के अंदर 5 जो लवण दे रखे हैं उनसे 100% एक प्रश्न बनता है। किस प्रकार से बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है उसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, तो आपकी किताब के अंदर है खाने का सोडा है, धावन सोडा है, विरंजक चूर्ण है, बेकिंग सोडा है, हाँ ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ये 5 जो लवण हैं इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं और एग्ज़ाम हॉल में आपको इस टॉपिक से एक प्रश्न मिलने वाला है। इसका मतलब 3 नंबर का प्रश्न है वो पूछा जाएगा। अब पूछने का तरीका क्या है वो हमें जानना है। जैसे आज हम पढ़ेंगे विरंजक चूर्ण के बारे में और इसी प्रकार से 5 वीडियो में और बनाऊंगा जिससे आपके 5 जो लवण है वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन आज क्या पढ़ने वाले, विरंजक चूर्ण। जैसे ही दिमाग में आता है विरंजक चूर्ण, ठीक है, तो बोर्ड के एग्जाम में क्या प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, ये लवण से किस प्रकार से बोर्ड के एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है पहले वो बताता हूँ, फिर आपको उससे पूरी व्याख्या हम करेंगे कि क्या होता है विरंजक चूर्ण, उसका सूत्र क्या होता है, उसका रासायनिक नाम क्या है, इसका उपनाम क्या है, कैसे उसका निर्माण किया जाता है, उसकी क्या रासायनिक समीकरण होती है और अंत में पढ़ेंगे उसका उपयोग। तो आपको याद ऐसे ही रखना, ध्यान देना। सबसे पहले विरंजक चूर्ण का आपको रासायनिक सूत्र याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? रासायनिक सूत्र। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है रासायनिक नाम। जो हमने सूत्र तो पढ़ा है, कई बार क्या देता है एग्जाम में, सूत्र लिखिए, कई बार देता है उसका रासायनिक नाम बताइए। ठीक है, तो नाम और सूत्र अंतर है ना। जैसे हम देखते हैं सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ठीक है, लेकिन उसका नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। अगर उपनाम पूछे तो क्या होगा आपके? धावन सोडा। क्लियर हो गया ना। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल देखते हैं अपन, जैसे खाने का सोडा NaCO3। अब उसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसी को कहा जाता है सोडियम बाई कार्बोनेट कहा जाता है, और इसी को क्या कहा जाता है? खाने का सोडा। प्रश्न पूछने का तरीका बोर्ड के अंदर कुछ अलग होता है। ठीक है ना, तो आपको ध्यान यही रखना है। मैं पेपर इतना भारी नहीं आता है, आपके पढ़ने का तरीका चेंज करना पड़ेगा। ठीक है ना, प्रश्न का लेवल और किस प्रकार से प्रश्न एग्जाम हॉल में पूछा जाता है उसको अपने को समझना बहुत जरूरी है, जो मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, तो विरंजक चूर्ण में क्या पढ़ोगे? सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना कि विरंजक चूर्ण अपन पढ़ रहे हैं तो उसका रासायनिक सूत्र क्या है ये हमें याद होना चाहिए पहले। ठीक है ना, उसके बाद दूसरी बात है उसका रासायनिक नाम क्या। ठीक है ना, उसका रासायनिक नाम क्या। तीसरा पढ़ना है उसके निर्माण। हमें ऐसे भी पूछा जाए कि आप विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे करोगे। ठीक है, और उसके बाद उसकी एक रासायनिक समीकरण लिखनी है और अंत में पूछा जाता है उसके 2 उपयोग। क्लियर हो गया ना। क्या क्या पूछा जाता है? रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम, निर्माण, समीकरण और उपयोग। इसमें से 2-3 कोई भी दे सकता है वो आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विरंजक चूर्ण। सबसे पहली बात कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है। मैंने प्रश्न भी बनाए हैं, देखो पहला प्रश्न बनाए हैं कि आपके विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र बताइए। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक जो सूत्र होगा CaO Cl2। समझ में आया क्या विरंजक चूर्ण का सूत्र? मेरे साथ में एक बार मनन करिए, पास में कॉपी रखिए। आप मैंने जैसे नोट्स बनाए ना उसी प्रकार से आपकी कॉपी में भी नोट्स बने होने चाहिए। ओके, तो पहला प्रश्न क्या पूछा जा सकता है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो उसका सूत्र क्या होता है? CaOCl2। क्लियर हो गया ना? याद हो गया क्या नहीं हुआ? याद करना है, करना पड़ेगा। आपको एग्जाम हॉल में प्रश्न मिलेगा, याद नहीं करोगे क्या होने वाला है आपको पता ही है। पढ़ना है हमें, ठीक है ना, समय खराब नहीं करना है, कंटिन्यूटी बना के रखना है, नियमितता से अपने को पढ़ना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न याद हो गया होगा आपको, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2। ओके, दूसरा प्रश्न
विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम। ठीक है, पूछने का तरीका देखिए, यहाँ पर नाम पूछ रहा है, वहाँ पर सूत्र पूछा था। इसको क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये क्या हुआ? नाम, रासायनिक नाम किसका? विरंजक चूर्ण का। ओके, 2 प्रश्न हमने समझ लिए। पहला क्या पढ़ा? विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र मनन करिए, बोलिए एक बार मन में, CaOCl2, CaOCl2। ओके, आपको आनंद आ रहा होगा। बिल्कुल आप इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल बोर होने वाले नहीं हो, आराम से हम शांति से पढ़ने वाले हैं। ओके, और आपको बता दूं कि मेरे वीडियो के अंदर आपने अगर देखा है, मेरा वीडियो आपने देखा है, तो आपको इस वीडियो के माध्यम से ही मैं पूरे समझाने वाला हूँ। बार बार आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इस मेरे वीडियो को एक बार ध्यान से देखें, अच्छी तरह से समझें और सुने। ओके, तो हमने कितने प्रश्न डिस्कस किए? 2 प्रश्न। पहला क्या किया? विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र याद हो गया, CaOCl2। दूसरा हमने क्या पढ़ा? विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या नाम होगा? बोलिए, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ओके, 2 प्रश्न क्लियर हो गए। तीसरा प्रश्न अगर पूछा जाए कि विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे करोगे? आपको बनाना है CaOCl2, तो सोचिए क्रिया कारक हम क्या लेंगे ताकि हमें विरंजक चूर्ण प्राप्त हो जाए, पहले सोचना है। ठीक है ना? तो आपको क्या लेना? बुझा हुआ चूना, और बुझा हुआ चूना का सूत्र है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये रहा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर अगर क्लोरीन गैस अगर प्रवाहित कर दी जाए, बुझे हुए चूना या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर क्या प्रवाहित कर जाए? क्लोरीन गैस अगर प्रवाहित कर दी जाए, तो हमें क्या प्राप्त होगा? विरंजक चूर्ण प्राप्त होगा, साथ में जल प्राप्त होगा। समझ में आया क्या? प्रश्न पूछा जाएगा, विरंजक चूर्ण के निर्माण की रासायनिक समीकरण लिखिए। एक तो इस प्रकार से पूछा जाता है, और जब निर्माण के तो रासायनिक समीकरण लिखने की जरूरत नहीं, एक बार भाषा में लिखना है कि जब हम बुझे हुए चूने का सूत्र कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, जब बुझा हुआ जो चूना है उसके साथ अगर क्लोरीन गैस प्रवाहित कर दी जाए, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? विरंजक चूर्ण, साथ में जल। समझ में आया ना? तो समीकरण अगर पूछा जाए तो CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन Cl2, तीर का निशान, ठीक है, जो उत्पाद को इंगित करता है, और क्या बनेगा? CaOCl2 और साथ में जल। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। कितने प्रश्न हो गए? पहला पढ़ा सूत्र, दूसरा हमने पढ़ा रासायनिक नाम, और उसके बाद में हमने पढ़ा निर्माण, और उसके बाद में रासायनिक समीकरण। 4 प्रश्न अपने हो गए। ठीक है ना? कंप्लीट आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद अंतिम पूछा जाता है कि विरंजक चूर्ण का उपयोग। तो एक तो आपको पॉइंट लिखना ही है, बोले कोई भी 5 और लवण में आ जाए, क्योंकि प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, ये तो आपको लिखना है। अगर 2 पॉइंट आ जाए उसमें सब में आपको 1 पॉइंट लिखना है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में प्रयोगशाला में लवण का उपयोग करते हैं, है ना? तो ये बहुत सारे रसायन, सार, अम्ल वगैरह बहुत सारे पदार्थ होते हैं, तो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। ओके, आपको पहला पॉइंट याद हो गया होगा। दूसरा, रासायनिक जो उद्योग है, केमिकल जो फैक्ट्रिया है, उद्योग है, उसमें उपचायक के रूप में। समझ में आया ना? या ऑक्सीकारक के रूप में। ओके, दूसरा उपयोग क्या हो गया? रासायनिक उद्योगों में। ठीक है, और रासायनिक उद्योगों में भी एक उपचायक के रूप में इसका उपयोग होता है। तीसरा, पीने योग्य जो जल है, पीने योग्य मतलब जल की शुद्धता में, जो जल के, आपको पता होगा कि वाटर वर्क्स वाला जो पानी अपना सप्लाई करता है ना, नल में आता है, कई बार आपने स्वाद उसका अलग देखा होगा। तो वो क्या करता है, या तो लाल दवा डालता है, पोटेशियम परमैंगनेट डालता है, कि MnO4 डालता है, या विरंजक चूर्ण की गोलियां भी डालता है। समझ में आया ना? जिससे उसमें सूक्ष्म जीवाणु वो सारे नष्ट हो जाते हैं, और हमारा जो जल है वो क्या हो रहता है? शुद्ध रहता है। ओके, उसके बाद 2 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट क्या पढ़ा हमने? प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। दूसरा हमने क्या पढ़ा? रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में। तीसरा, पीने योग्य जल के जीवाणु को शुद्ध करने, मतलब जल को शुद्ध करने में, सूक्ष्म जीवाणु को नष्ट करने में। ठीक है, उसके बाद चौथा पॉइंट है अपने
लाउंड्री, कपड़े में अपने धुलाई करते हैं, दाग वगैरह हो जाते हैं, ठीक है ना। तो लाउंड्री में साफ कपड़ों के विरंजक, उस दाग को मिटाने में, ठीक है, रंग को उड़ाने में, एक बार विरंजक चूर्ण, रंग को उड़ाने मतलब सफाई करने में काम आता है, ठीक है। तो कितने पॉइंट हो गए अपने? 4 पॉइंट हमने पढ़े। उपयोग, सबसे पहले क्या पढ़ा? रासायनिक सूत्र पढ़ा, दूसरे बाद रासायनिक नाम पढ़ा, उसके बाद निर्माण पढ़ा, और उसके बाद उसकी समीकरण, और अंत में हमने क्या पढ़ा? उपयोग, ठीक है। इसी प्रकार से जो मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे ही आपको 5 जो लवण है उसमें से एक आध आपको परीक्षा हॉल में देखने को मिलेगा, और इसी टाइप से प्रश्न पूछा जाएगा। इसके अलावा आपको कोई नहीं पूछेगा, ठीक है ना। इसके अलावा ऐसा कोई प्रश्न नहीं बनेगा आपके, जैसे मैंने बताया उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद न्यू टाइप के अंदर एग्जाम हॉल में आपको प्रश्न भी मिल सकता है। कहता है कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार अगर आपस में क्रिया करें तो पीएच का मान कितना होगा। बहुत सिंपल तरीके से मैं समझाने वाला, देखना। पहला क्या लिया आपने? प्रबल अम्ल, और दूसरा क्या लिया? प्रबल क्षार। दोनों समान है, एक प्रबल अम्ल है और एक प्रबल क्षार है, मतलब दोनों प्रबल ही है ना, दोनों ताकतवर, कोई जीतने वाला हारने वाला नहीं। 7 प्रबल, 7 समान, समान से पीएच का मान कितना रहेगा? 7। और हम जानते हैं कि पीएच का मान 7 है तो वो क्या होता है? 7 होता है तो क्या होता है? उदासीन होगा। क्लियर हो गया ना। अगर पूछा जाए कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार दोनों आपस में अगर उसको मिला दिया जाए क्रिया के फलस्वरूप पीएच का मान क्या होगा, तो याद रखना प्रबल दोनों समान है, तो समान में क्या हो जाएगा? समान में 7, समान में क्या हो? समान बोला 7 पीएच अगर होगी, और तो प्रकृति अगर पूछी जाए तो अम्लीय। दो टाइप से पूछा जाएगा, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार करेंगे तो उसकी प्रकृति कैसी होगी, तो आप बता सकते हो। पहले याद रखना कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार दोनों समान है तो 7 पीएच होगी, और 7 पीएच वाला क्या होता है? उदासीन होता है। क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया होगा आपको ये। अगर पूछा जाए प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार, अब कौन है? प्रबल अम्ल है और दुर्बल क्षार है। प्रबल अम्ल, देखो मैंने नीचे लाइन करी है, आपको यही करना है। प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार, ये तो हारने वाला, ये समझ लो। प्रबल अम्ल है, इसका मतलब उसकी प्रकृति भी कैसी होगी? अम्लीय। अम्लीय होगी तो अम्लीय कब होती है? तो पीएच का मान 7 से क्या होता है? कम होता है। समझ में आया ना। क्लियर हो गया। दूसरा, तीसरा पॉइंट है दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक। अब देखिए प्रबल को ही आपको देखना है, यहाँ पर प्रबल क्षारक है, इसका मतलब प्रकृति भी कैसी होगी? क्षार वाली होगी। और क्षार कब होती है आपके? ठीक है, क्षार कब होती है? 7 से अधिक होती है। क्लियर हो गया ना। तीनों फैक्ट आपको अगर नी टाइप में भी पूछा जाए तो कभी आपका गलत नहीं होगा। एक बार वापस देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर पहला प्रश्न पूछा जाए कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की प्रकृति कैसी होगी, तो प्रकृति कैसी होगी? उदासीन। क्या दोनों प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार 7 समान है, समान से 7, और 7 पीएच का मान होता है तो क्या होता है? उदासीन। यहाँ पर दूसरे में देखिए प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार, यहाँ प्रबल कौन है? अम्ल, तो प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय। अम्लीय तो पीएच का मान कितना होगा? 7 से कम। ओके, दूसरा हो गया। तीसरा देखिए दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार, इसमें प्रबल कौन है? ताकत, प्रबल क्षार। जो प्रबल होगा वही तो उसकी तो प्रकृति प्रदर्शित होगी, ठीक है। दुर्बल तो एक बार शांत हो गया, एक प्रकार से वो प्रकट होने वाला नहीं है, अदृश्य हो गया एक प्रकार से। तो प्रबल क्षार की प्रकृति क्या होती है बताइए आपको? क्षारीय, और पीएच का मान पूछे तो 7 से अधिक, ठीक है। तो ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगे और मेरे समझाने का तरीका अगर अच्छा है तो आप ज़रूर कमेंट करें, ठीक है, और लाइक भी करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।